हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो फर्स्ट लेक्चर हमने किया था एज पर आवर प्रॉमिस, अब हम नीट ब्लास्टर में लेक्चर नंबर 2 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस एक ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेगुलर बने रहिए, कंसिस्टेंट देखते रहिए। वीडियो एक दिन छोड़ कर आएगा, लेक्चर वाइज चल रहा है ना, तो 3 दिन हफ्ते में 3 दिन आएगा, एक दिन छोड़कर वीडियो आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मतलब क्या होता है, केमिकल आपस में कैसे कंबाइन होते हैं और उसके लिए लॉज दिए गए। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बड़ा सिंपल पैटर्न में आपको समझाऊं। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या रिप्रेजेंट करता है कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि हमारे पास ना इसमें हमारे पास ये 1 kg, ये हमारे पास ना 1 kg मिल्क है और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें 100 ग्राम कर्ड ऐड करके छोड़ दिया। आफ्टर 4 to 5 आवर्स चेक किया तो ये जो हमारा तैयार हुआ, ये से चेक किया, ये टोटल जो मास तैयार हुआ वो 1100 ग्राम। और ये क्या होगा, ये ओवरऑल कर्ड बन जाएगा। मतलब एक तरह से बता सकते हो कि 1 किलोग्राम दूध में अगर हम 100 ग्राम दही डाल के छोड़ देते हैं 4-5 घंटे के लिए, तो ये क्या तैयार हो जाता है, दही। बिफोर मिक्सिंग बोथ थिंग्स टोटल मास वास कितना, 1 kg एंड 100 ग्राम 1100 ग्राम, तो 1100 ग्राम। और आफ्टर मिक्सिंग जो तैयार हो रहा है कर्ड भी 1100 ग्राम है। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे थे किसके लिए, फॉर सब्सटेंस के लिए। अब आता है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए बात करें तो बच्चे, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप बता सकते हो भाई जो सारा का सारा रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। तो हम मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं जो चल रही है और उसे किसी भी टाइम पर ऑब्जर्व करना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए बोल सकते हो कि भाई एट एनी टाइम द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अलग से हम, जैसे एक हमने एग्जांपल लिया, जैसे हमने लिखा C प्लस, फॉर एग्जांपल C प्लस O2 कन्वर्टिंग टू CO2, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ये 12 ग्राम है और ये 32 ग्राम है और ये 0 ग्राम है। और टाइम हमने लिख दिया टोटल मास। बच्चे एक बात बताओ, टाइम t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, t इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ कि इस टाइम पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो टोटल मास चेक करोगे तो क्या लिखोगे, 12 प्लस 32 और प्लस 0 दैट इज 44 ग्राम। क्लियर है। अगर मैं टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर, मैंने कहा कि भाई 10 सेकेंड पे चेक किया, ये 6 ग्राम बचा हुआ है और ये 16 ग्राम बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 22 ग्राम। तो 6 प्लस 16 प्लस 22, तो ये हमारे पास अभी भी 44 ग्राम मास तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करूं टाइम टी ऑफ टी कंप्लीशन, हमने कंप्लीशन वाला टाइम ले लिया। कंप्लीशन मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ये 0 और ये 44। टोटल मास चेक करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 44। बच्चे अभी भी 44 ग्राम है। मतलब मास क्या है बेटा, कंजर्व है।
क्या ये बात क्लियर हो रही है? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है, व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3 इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, और जिसका मास कितना है 10 ग्राम, इट वाज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम CO2 रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। द रेजिड्यू इज फाउंड टू बी 12 ग्राम, सो दैट, आप इसे प्रूव करिएगा, सो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां से देखिए NaHCO3 क्या बोला गया है, NaHCO3 किसके साथ ऐड किया गया है, CH3COOH के साथ ऐड किया गया, और इसका मास कितना लिया गया 4.2 ग्राम, और ऐड किया गया तो ये हमारे पास कितना मिल रहा है बेटा 10 ग्राम। 10 ग्राम ऑब्जर्व दैट यहां से रिलीज हो रहा है CO2, और CO2 कितना रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है 2.2, हम इसे लिख दे रहे हैं 4.2, और ये कंबाइन हो रहा है दैट इज 10 ग्राम, और CO2 रिलीज हो रहा है 2.2 ग्राम, क्लियर, into the atmosphere, and the residue is found to be, residue, suppose हमने कोई भी residue है, residue is found to be 12.0 ग्राम। अब चेक करते हैं ये टोटल मास है कितना, ये टोटल मास है हमारे पास, इन जो हम दोनों को जोड़ दीजिएगा, इट इज 14.2 ग्राम, और इन दोनों को भी जोड़ दीजिए तो ये भी आ रहा है 14.2 ग्राम। मतलब आप बोल सकते हो कि बिफोर मिक्सिंग टोटल मास इज 14.2 एंड आफ्टर मिक्सिंग टोटल मास इज 14.2 ग्राम। इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हो गया आई थिंक सभी को? इसे नोट कर लीजिए, जैसे हमने दिया गया है वैसे नोट कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, चलो फिर से देखते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है बेटा, ये रूल कहता है कि कोई भी कंपाउंड किसी भी मेथड से बना के ले आओ, कोई भी कंपाउंड किसी भी मेथड से बना के ले आओ, कहीं से ले आओ, कंपोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट। कंपोजिशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लिया, हमने कहा कि भाई CO2 है, CO2 बनाने के 50 तरीके, कार्बन को जलाओ तो CO2 मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल CO2 का एटॉमिक रेशियो 1:2, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। मास रेशियो कार्बन होता है 12, 2 ऑक्सीजन यानी कि 1632। अगर इसका मास रेशियो चेक करेंगे तो 4 3 जा, इसको चेक करिए, इट इज 4 3 जा और 4 8 जा, तो ये रेशियो आ जाएगा 3:8। बच्चे CO2 कहीं से भी लेके आओ, इसका मास रेशियो और ये एटॉमिक रेशियो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज परसेंटेज कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कार्बन से CO2 बना रहे हो या हाइड्रोकार्बन से CO2 बना रहे हो, किसी भी मेथड से CO2 डेवलप कर रहे हो, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे एक एग्जांपल दिया गया, और 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बर्न, सुनना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, 1.8 ग्राम सर्टेन मेटल बर्न इन ऑक्सीजन गेव 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो कोई मेटल है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये बर्न होके मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड क्या बनाता है बच्चे, मेटल ऑक्साइड, और बोला गया कि 1.8 ग्राम ये मेटल है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करके ये टोटल मास बनता है 3 ग्राम। तो एक बात बताइए,
मेटल और ऑक्सीजन, मास रेशियो क्या होगा, मास रेशियो। तुरंत हमने चेक किया भाई 1.8 ग्राम तो मेटल है और ये 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 3 माइनस 1.8 दैट इज 1.2 ग्राम। तो आप लिख सकते हो 1.8 इज टू 1.2। तो इस रेशियो को चेक करिए, 0.6 से डिवाइड करिएगा या पॉइंट हटा दीजिए, ये आएगा 3:2। दूसरे में क्या लिखा है कि फिर से बोला गया कि भाई 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल हीटेड इन स्टीम गिव 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं कि भाई दूसरे में क्या बोलना चाह रहा है। तो बोला गया है मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड मिलके तैयार हो रहा है ऑक्साइड, दैट इज 2.5 ग्राम। और इसमें मेटल कितना है, क्वेश्चन में दिया गया है मेटल की 1.5 ग्राम मेटल, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 2.5 माइनस 1.5 दैट इज 1 ग्राम। 1.5 इज टू 1, रेशियो चेक करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0.53 जा 0.52 जा। अभी भी कंपोजिशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, वो भी कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कंपोजिशन सेम हो रहा है, तो लॉ ऑफ क्या फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ दैट इज डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कैसा, लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड हम क्या बोल रहे थे, हमें यही तो चेक करना है डेफिनेट प्रोपोर्शन में कि कोई भी कंपाउंड किसी भी मेथड से बनाया जाए उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब हमने चेक कर लिया कंपोजिशन क्या आ रहा है, 3:2। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा, एक और चीज, इनके साइंटिस्ट के नाम और याद रखो भाई, साइंटिस्ट ज्यादा कुछ नहीं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय जोसेफ लुइस प्राउस्ट। ईयर की कोई जरूरत नहीं है, आप जे प्राउस्ट याद रखो या सिर्फ प्राउस्ट याद रखो चलेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोसियर। किसने दिया था बच्चे, लेवोसियर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन। डाल्टन ने क्या बताया, देखो इसका एक पहले तो मैं शॉर्टकट बता देता हूं। दो एलिमेंट कंबाइन होकर कभी भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए तो ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन फॉर्म H2O H2O2। C, O form CO2। S, O form SO2 SO3। N, O form N2O NO N2O3 N2O4 N2O5। ये सारे के सारे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। तो शॉर्ट क्या है कि दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, किसको फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसमें क्या रूल समझिएगा। रूल के लिए सीधा हम चलते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
तो ज्यादा क्लियर होगा। एक एग्जांपल अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो चलिए, रूल के लिए हमने लिखा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन एंड फॉर्म H2O, H2O2, कंबाइन एंड फॉर्म H2O एंड H2O2। देखो बच्चे, H2O, H2O2 यहां पर लिख दिया फिक्स मास, फिक्स मास, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे देखिए, जैसे अगर मैं कहूं कि इन दोनों में H2O2 है, ये H2O2, यहां पर क्या बोला गया, हाइड्रोजन का, दोनों में फिक्स कर दिया 2 ग्राम, 2 ग्राम। अब आप ये बताओ, इसका 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से कंबाइन होता है। यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम 32 ग्राम से कंबाइन होता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम से कंबाइन होता है। तो बच्चे क्या होगा, इसका मास रेशियो निकालो 1:2, 1:2। तो जानते हो क्या होता है, एक एलिमेंट, जब 2 एलिमेंट कंबाइन होकर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट, देखो क्या बोल सकते हैं, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जब कंबाइन होता है तो उसका मास रेशियो एक कांस्टेंट रेशियो आता है और एक सिंपल रेशियो आता है। कांस्टेंट के साथ साथ एक क्या होता है, सिंपल रेशियो। इसको और हम प्रूव करते हैं। हमने कहा कि एक काम और करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और लेते हैं। हमने लिखा H2O और H2O2 और यहां पर फिक्स मास कर दिया हमने कहा कि भाई H2O में हाइड्रोजन का फिक्स मास ले लेते हैं 10 ग्राम और ये भी 10 ग्राम। H2O और H2O2 में दोनों में 10-10 ग्राम फिक्स कर दिया। बच्चे 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन है, 16 के साथ। तो 10 ग्राम किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तुरंत बोलेंगे 16/2 इंटू 10 और ये हो जाएगा 5। तो आंसर 80 ग्राम। बच्चों एक बात बता दें कि फिजिकल केमिस्ट्री या कैलकुलेशन अगर आपको परफेक्ट बनानी है तो आप ना, अगर कैलकुलेशन परफेक्ट बनानी है तो यूनिटरी मेथड याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो हम यही कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम। अब यहां से देखो 2 ग्राम कंबाइन विद 32 ग्राम, तो 10 ग्राम किसके साथ कंबाइन होगा, 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज 5 और इसको सॉल्व करेंगे 160 ग्राम। इसका जो मास रेशियो आने वाला है बच्चे, मास रेशियो अभी भी कितना आ जाएगा, इट इज 1:1:2। आंसर है 1:2। देखिए हमने यही तो बोला था कि 2 एलिमेंट जब भी कंबाइन होते हैं तो एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होने वाले दूसरे एलिमेंट का मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है और सिंपल रेशियो रहता है। आई थिंक क्लियर हो गया ना सभी को। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो बच्चे, यहां तक तो आपके सिलेबस में था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये अलग से दिया गया है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं हिंट में कि भाई लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। क्या बोला गया, देखो इसके बारे में देख लेते हैं, कहां से आ गया। बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, उससे सॉल्व हो जाएगा। जैसे 3 एलिमेंट है, हमने लिखा NaHCl। Na का एक एलिमेंट का फिक्स मास, जैसे NaH के साथ मिलकर NaH बनाता है, NaCl के साथ मिलकर NaCl का फॉर्मेशन करेगा और HCl के साथ मिलकर HCl का फॉर्मेशन करेगा,
ठीक है, एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन होने वाले, जैसे हमने लिखा कि NaCl, Na ले लिया 23 ग्राम, तो यहां से देखो NaH NaCl दोनों में 23 ग्राम है, इसके साथ कंबाइन होने वाले Cl का मास रेशियो इट इज 1:35.5, और जब HCl आपस में ही कंबाइन होता है तो 1:35.5, यानी कि ये रेशियो या तो सेम आते हैं, ये वाले रेशियो या तो सेम आते हैं या इसी का कोई इक्विवेलेंट होता है। क्लियर हो गया? तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। लेकिन बच्चे मैं आपको बता दूं, अगर रूल आता है तो आपको तो बस एक सिंपल ट्रिक जिसे हम जुगाड़ बोलते हैं उसे याद रखना है। तीन एलिमेंट मिलकर क्या करेंगे, दो दो के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हमने लिखा C,O, H, तो क्या बनाएगा CO2, H2O और CH4। बच्चे तीन ही कंपाउंड बनने चाहिए, C और O मिलकर CO भी बनाएंगे, तो या तो CO रखो या CO2 रखो। H और O मिलकर क्या बना सकते हैं, H2O, H2O2। C और H मिलकर जाने कितने कंपाउंड बनाएंगे, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं CO2, SO2 और CH2। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NH3 फॉर्म कर रहे हैं, NH3, H2O और NO2। मतलब क्या हो रहा है, दो दो के कॉम्बिनेशन से कहीं पर भी आपको अगर प्रोडक्ट दिखाई पड़े तो ये जो फॉलो करेगा वो किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, तो ये रूल है। अब आता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अच्छा, रेसिप्रोकल किसने दिया था, रिचर्ड ने। गैसियस वॉल्यूम गिवन बाय गैल्यूसेक। इसका सिंपल मेथड मैं बताता हूं, गैल्यूसेक ने क्या बताया लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में। बच्चे ये एक तो उन रिएक्शंस के लिए है जहां पर रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में, अगर रिएक्शन दी गई है तो रिएक्टेंट मस्ट बी गैसियस स्टेट। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, लिखा H2 + Cl2 कन्वर्ट इनटू ट्वाइस HCl। ध्यान से देखना, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट, तो इनका बैलेंस रिएक्शन लिखा 1 मॉलिक्यूल, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, तो लिक्विड को इन्वॉल्व नहीं कराओ। तो जो इनका मॉलिक्यूलर रेशियो होता है, मॉलिक्यूलर रेशियो 1:1, वही वॉल्यूम रेशियो होता है। जो मॉलिक्यूलर रेशियो होता है वही क्या होता है बेटा, वॉल्यूम रेशियो होता है। तो आप इससे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम रेशियो ये क्या बनेगा, वॉल्यूम रेशियो भी हमारे पास 1:1 रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर प्रोडक्ट भी गैसियस है तो क्या करेंगे, तो हमने लिख दिया कि भाई H2 + Cl2 कन्वर्ट इनटू ट्वाइस HCl, और सारे के सारे गैस ले लिया, और हमने कहा कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कंडीशन है, कांस्टेंट, पूरे में कांस्टेंट एंड सेम कंडीशन ले रहे हैं, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर लिखा है ना, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, सेम कांस्टेंट भी है और वेरिएबल नहीं है, और साथ में सेम कंडीशन है। साथ में कैसे बच्चे, सेम। तो बच्चे इस केस में बोला गया कि जो मॉलिक्यूलर रेशियो होगा, मॉलिक्यूलर रेशियो ये 1:1:2। अब चूंकि ये गैसियस है, इसको भी शामिल कर लो, तो वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रेशियो 1:1:2। मॉलिक्यूलर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्या सभी को क्लियर हो गया, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है बच्चे, एक आता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। सुनिए, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में बोला गया एट द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसको ऐसे लिखते हैं और ज्यादा बेटर समझ में आएगा।
हमने दो कंटेनर लिए, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ये दोनों सेम है। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों क्या है बच्चे? सेम, तीनों सेम है। इसमें गैस है, सपोज गैस A2 है, गैस B2 है, ये गैस है। तो बोला गया एट सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस विल बी सेम। मतलब आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस B2। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल सेम होंगे तो मॉलिक्यूलर रेशियो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर रेशियो बच्चे अगर मॉलिक्यूल सेम होते हैं तो मॉलिक्यूलर रेशियो 1:1। मॉलिक्यूल्स अगर सेम होते हैं तो मॉलिक्यूलर रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे? 1:1। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां से देखो, 3 कंटेनर ले लेते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम ले लिया। एक में है H2 गैस, एक में है CO2 गैस और एक में है C2H6 गैस। तो बताओ मॉलिक्यूलर रेशियो क्या होगा? मॉलिक्यूलर रेशियो दैट इज 1:1। अच्छा, एटॉमिक रेशियो क्या होगा? एटॉमिक रेशियो, यहां तक तो रूल खत्म होता है। एटॉमिक रेशियो बच्चे, अगर एटॉमिक रेशियो पूछा जाए तो जो मॉलिक्यूलर रेशियो है उसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एटॉमिसिटी का मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो हमने लिखा 1:2, 1:3 और 1:8। देखो H2 में 2 एटम, CO2 में 3 और C2H6 में 8, तो रेशियो आ जाएगा 2:3:8। दिस इज एटॉमिक रेशियो। क्या ये बात समझ में आ रही? तो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है। तो इस लेक्चर को तो हम यहीं स्टॉप करेंगे और बहुत जल्दी दूसरा लेक्चर, इसका तीसरा लेक्चर भी रिलीज करेंगे। आज का टारगेट था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझाना। ठीक है बच्चे, फिर से वही बात, रेगुलर वीडियो लेक्चर देखिए। इसका जो PDF है जो हमने लिखा वो ऐप पर मिलेगा, उसके लिए हम लिंक प्रोवाइड करते हैं। उस लिंक को आप रजिस्टर करिएगा और आपके बैच का नाम रहेगा इट इज नीट ब्लास्टर वर्जन 2.0। ठीक है, और वहां पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एक तो PDF देखेंगे, दूसरी बात हम उस पर असाइनमेंट भी शेयर करेंगे, तो असाइनमेंट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 2 वीक में हम टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे, तो वो टेस्ट भी आप अटेंड कर सकते हैं। ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, और क्लास ज्वाइन करने के लिए सभी बच्चों को बड़ा सा थैंक यू।